हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आपको आज जो है ना बायोलॉजी चैप्टर का चैप्टर 2 आपको हम बताएंगे शोषण, जो कि आपको चैप्टर 1 अगले वीडियो में बना के आपको दे दिए हैं और आपने अच्छी तरह से, हमको आशा है कि आप पढ़ लिए होंगे। आज आपको बायोलॉजी का चैप्टर 2 शोषण इस तरह आपको समझाएंगे कि आपको एक बार में माथा में क्या हो जाएगा बाबू, अट जाएगा। और यह आपको परीक्षा के लेवल से सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा, जो कि आपको इसमें सारा वीवीआई क्वेश्चन को आपको हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझाएंगे मेरे नुनो। तो आज आप देखिए, आपका यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2 शोषण। क्या लिखा है नो? चैप्टर 2 शोषण। आपको ध्यान से देखना है और समझना है मेरे दोस्त, मेरे नुनो। ध्यान दे। आज क्वेश्चन देखो क्या है। आपको पहले ये इसके बारे में पता है कि शोषण सर क्या है, तो आपको यह पता करना है कि शोषण सर क्या है। आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाना चाहिए कि शोषण क्या है। रे बाबू, इसमें आप सब जो शोषण ग्रहण करते हैं, शोषण छोड़ते हैं, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बता शोषण के रूप में हम कौन गैस ग्रहण करते हैं। तो आपको बोलना है, क्या बोलना है? O2 सर। O2 जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम सब ग्रहण करते हैं और कौन गैस छोड़ते हैं? नो, CO2 गैस छोड़ते हैं, जिसे आप सब क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप शोषण के बारे में पूछेंगे, बाबू बता शोषण किसे कहते हैं, शोषण क्या है। इसके बारे में आपको ध्यान यहाँ से देना होगा। तो देखो शोषण यहाँ है बाबू, क्या लिखल है? वायुमंडल से। क्या लिखल है? वायुमंडल से ऑक्सीजन O2। क्या लिखल है? वायुमंडल से ऑक्सीजन O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शोषण। अब तुमको हम अपने भाषा में देखो समझाते हैं। रेननो, जब आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अर्थात O2 को ग्रहण करते हैं, तो वह शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या होता है? पहुंचाता है। नो, शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। और शरीर के अंदर जब हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में O2 पहुंच जाता है, तो उसके बाद शरीर के अंदर से निर्मित, हमारे शरीर में अंदर से निर्मित कौन गैस बाबू निर्मित होता है? CO2 गैस, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर से बाहर निकालने की। और फिर CO2 जब बन के तैयार होता है शरीर के अंदर से, तो हम बता नाक से कौन गैस फिर छोड़ देते हैं? कहेगा सर ये तो आप कमाल करते हैं, CO2 गैस नहीं छोड़ते हैं। जब CO2 गैस छोड़ते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? शोषण। तो आपको याद अच्छी तरह से रखना होगा। आज जितनी भी धरती पे बाबू पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी है, जिसका जीवन हुआ है धरती पे, सभी क्या करते हैं? शोषण ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी धरती पे जीव जंतु है, सभी बाबू शोषण ग्रहण करते हैं और शोषण छोड़ते हैं। लेकिन भगवान ने उसे सबको अलग अलग तरीकों से बनाया है शोषण करने के लिए। जैसे मनुष्य को नासिका द्वारा शोषण ग्रहण करते हैं, तो कुछ ऐसे जीव जंतु है जो फेफड़ों द्वारा शोषण ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु है जो त्वचा के द्वारा शोषण ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसा जीव जंतु है बाबू, आपको तो बिल्कुल पता होगा कि मछली किसके द्वारा शोषण ग्रहण करता है। तो आप बोलिएगा गिल्स के द्वारा, इसे हम बोलते हैं गल। तो आप सब मछलियों से पूछेंगे कि बता रे नुन्नो, मछली किसके द्वारा शोषण ग्रहण करता है? कहेगा सर क्या बच्चा वाला क्वेश्चन सब पूछते हैं, ये तो कौन नहीं जानता रे नुन्नो। तब पर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि रे मछलियों सब जो है शोषण जो गलफरों के माध्यम से शोषण ग्रहण करता है। और
उसी को हम बोलते हैं गिल्स के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए। जो मछली जो है ना पानी के अंदर भी सांस श्वसन ग्रहण कर सकता है और पानी के बाहर भी श्वसन ग्रहण कर सकता है। कहेगा ये आप कैसे बोल सकते हैं? रे बाबू, आपको पता है कि जल बनता है किससे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। रे पानी में जो है ना ऑक्सीजन घुली हुई मात्रा से वह श्वसन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। और मछली तो ऊपर आता है लो खेलने के लिए, तैरने के लिए, हवा लगाने के लिए, वह दोनों तरह से कर सकता है। पानी के अंदर भी शोषण और पानी के बाहर भी शोषण कर सकता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम फिर से आपको शोषण के बारे में बताते हैं, तो आप सब ध्यान दीजिएगा। शोषण वायुमंडल से, कहां से? आपको यह पता होना चाहिए। तो वायुमंडल, रे बाबू, हम हवा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बता, हवा हमें दिखाई दे रहा कि अगर नहीं सर, हवा हमें महसूस कर सकते हैं, हवा हमें स्पर्श कर सकता है, हवा हमें दिखाई नहीं देता है। हमारे चारों तरफ बता हवा है कि नहीं? कहेगा हाँ सर। तो वायुमंडल से हम O2 को अर्थात ऑक्सीजन को शरीर की कोशिका, हम देखो सांस लिए, कहां से आया? हवा, वायुमंडल से। लेने के बाद हमारे शरीर में देखो सांस लिए, हमारे शरीर के सभी कोशिका हमें पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब फिर दो छोड़े कि नहीं छोड़े? बता, जब हम छोड़े जब छोड़े तो हमारे शरीर में कोशिका के अंदर O2 गया। अब फिर अंदर से निर्मित CO2 गैस को हम बाहर करेंगे। क्या करेंगे? CO2 गैस को जब बाहर करेंगे शरीर के अंदर से निर्मित CO2 गैस को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? श्वसन। क्लियर? आते हैं यहाँ पे, पूछेंगे श्वसन आपसे कितने प्रकार के? तो आप बोलिएगा सर 2 प्रकार के। एक श्वसन आपका यहाँ देखिए, श्वसन के प्रकार अर्थात 2 है। आपसे हम कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे श्वसन के टाइप्स कितने हैं, तो आपको बोलना है सर 2 प्रकार के। पहला देखिए यहाँ पे बाबू, पहला है आपका ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण। आपको इसमें 2 नाम है। एक का नाम है ऑक्सीशोषण, दूसरा का नाम है वायवीय शोषण। क्लियर? अब देखो ऑक्सीशोषण आपको कहीं एग्जाम में आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। वायवीय शोषण आ जाएगा, आपको घबराना नहीं है। आप फिर भी आप क्या करिएगा, दोनों एक ही है नाम। तो आपका देखिए वायवीय शोषण और ऑक्सीशोषण क्या कहता है? बोलना ऑक्सीजन O2 के उपस्थिति में, ऑक्सीजन अर्थात O2 के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण कहा जाता है। कितनी शानदार क्वेश्चन, एक लाइन में आपको याद करना है। कहेगा सर O2 के अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको हम फिर समझा रहे हैं, O2 की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया अर्थात तुम जानता है जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो संपन्न होने वाली क्रिया को हम ऑक्सीशोषण नहीं बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण। आपको कंठस्थ याद हो गया होगा। रे नुन्नो आजा 2 नंबर पे देखो, अनॉक्सीशोषण या वायवीय शोषण क्या है? कहेगा सर आप देखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोले हैंगे? ऑक्सीशोषण कहा जाता। कितना ट्रिक देखो इसमें दिमाग लगाने के बाद है। वायवीय शोषण बोलेंगे तो बोलना O2 की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? वायवीय शोषण या क्या बोलेंगे? ऑक्सीशोषण। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनॉक्सीशोषण या वायवीय शोषण। इसमें देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात कर रहा है। बस इतना टैग कॉमन है, ये दोनों में यहाँ उपस्थिति है और यहाँ क्या है? अनुपस्थिति है। अर्थात जो उपस्थिति में संपन्न करेगा अपना क्रिया उसे बोलेंगे ऑक्सीशोषण अर्थात वायवीय शोषण। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपना संपन्न करेगा, संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनॉक्सीशोषण या वायवीय शोषण। तो आपको यहाँ तक क्लियर? आपसे पूछा जाएगा बताइए ऑक्सीशोषण और
ऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण में डिफरेंट बताइए, अंतर बताइए। तो आपका अंतर कैसे बताना है तो देखिए यहाँ पे ध्यान से। ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण का हम आपको इस तरह से बता देंगे अंतर कि आप भूलेंगे नहीं कभी, आपको डायरेक्ट माथा में हम हटाएंगे। देखिए यहाँ से पहला है 1 नंबर से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण कहा जाता है। आप कभी तुरंत बताए हैं, एगो याद कंठस्थ करवा दिए सर, आपने तो पहले एगो याद करवा दिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण कहते हैं। और इसमें आप बताए थे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाले क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनऑक्सीशोषण। तो आप देखिए 1 नंबर में यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीशोषण। रे बाबू अभी तुरंत बताए हैं, यहाँ अनुपस्थिति है, यहाँ क्या है, उपस्थिति है, यहाँ उपस्थित, यहाँ अनुपस्थित, यही तो अंतर है। तो पूछेंगे रे बाबू सोना मेरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो संपन्न होने वाली क्रिया को हम ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण कहते हैं। जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनऑक्सीशोषण या क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण। यहाँ तक क्लियर। अंतर में आ जा 2 नंबर पे। 2 नंबर पे देखो, इसे वायवीय शोषण भी कहा जाता। अभी तुरंत बोले हैं, देखो अनऑक्सीशोषण को वायवीय शोषण कहा जाता है, अनऑक्सीशोषण को अवायवीय शोषण कहा जाता। यहाँ इसमें देखो, इसे वायवीय शोषण भी कहा जाता है, इसे अवायवीय शोषण भी कहा जाता है। कितना हल्का है बता, हम तुमको तो 2 पहले याद करवा दिए थे। तेसर देखो, इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। बता इसमें कौन जीव लेते हैं भाग, विशाल जीव से हाथी, व्हेल मछली, ये सब बहुत बड़े बड़े जीव हैं, ये सब इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब इसमें 3 नंबर में इसमें सूक्ष्म जीव भी भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब छोटा छोटा, अंतर मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। ये तो खामियां, एक अंत खामियां ढूंढना है। इसको देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसमें अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसे वायवीय शोषण कहते हैं, इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। ये बड़े बड़े जीवों में भाग लेते हैं, इसमें छोटे छोटे जीव भाग लेते हैं। 3 को तो तुम्हें ऐसे याद हो गया। अब बता चौथा क्या कहता है। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है। पूछेंगे रे बाबू ऑक्सीशोषण में देखो, इसमें सर CO2 का और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें देखो CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। अंतर कितना सुंदर है बता, इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। क्या बता, ये भूलने वाली का भी बात है, क्या सर मजाक करते, ये सब भूलने वाला बात है। कितना आप इस सरल से सरल भाषा में आप हमको समझा रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप ध्यान से एक बार अगर देख लीजिएगा तो आपको माथा में क्या हो जाएगा, अट जाएगा। इसमें ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें, ऑक्सीशोषण में। आपको बताए हैं ग्लूकोज का सूत्र कौन बोलेगा, जल्दी सुना तुम कमेंट बॉक्स में हमें क्या करो, ग्लूकोज का सूत्र करके मैसेज करो। देखते हैं कौन शेर और मेरा शेरनिया सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र इसमें मैसेज करता है। कर को बता जल्दी, हम देख रहे हैं सभी को, तो हम तब तक आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें देखो, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। देखो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसमें देखो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखो एगो कमेंट बॉक्स में आ गया है, देखो एगो नुन्नू किया, नो ग्लूकोज का सूत्र का कमेंट कर दिया। तुम सब जल्दी करो फटाफट नो। देखो कितना कर रहा, सबका देखो 2 किया, दोनों का सही हो रहा है, तुम भी करो, हम सबका यहाँ से देख रहे लो। इसमें देखो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो क्या आपको यहाँ तक याद रहेगा? आज देखो अंतिम तुमको हम बता रहे हैं
छह नंबर में ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भाग होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीशोषण। और इधर देखो ये कोशिका दर में होता है। आपको इसमें कम से कम 6 को याद कंठस्थ करना है। पता कितना आसान सरल भाषा में हम आपको बता दिए। एक बार आपको शॉर्ट में चलते हैं, संक्षिप्त रिवीजन पूछेंगे श्वसन किसे कहते हैं, तो बोलना वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित CO2 को अर्थात शरीर के बाहर अर्थात शरीर के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे सर, कहेंगे इसको श्वसन कहते हैं। आप तो पहले बता दिए। रेनो CO2 ग्रहण किया, हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचा, फिर अंदर में निर्माण हुआ कौन, CO2 गैस निर्मित हुआ, उसको हम बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, श्वसन सर। श्वसन कितने प्रकार के, 2 टाइप्स है। पहला आप बताए हैं ऑक्सीशोषण और वायव्य शोषण, एक हुआ। दूसरा अनॉक्सी शोषण और वायव्य शोषण 2 हुआ। सर ये दोनों नाम अलग अलग नहीं बाबू, यह नाम दोनों इसी का है। आप अनॉक्सी शोषण बोलिए या क्या बोलिए, ओ वायव्य शोषण बोलिए, या आप ऑक्सी शोषण बोलिए या वायव्य शोषण बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। रेनु इसमें याद रखना ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीशोषण। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम ऑक्सीशोषण या वायव्य शोषण कहते हैं। 2 नंबर में अनॉक्सी शोषण में है नो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नो अनॉक्सी शोषण या अवाव्य शोषण कहते हैं। आपको ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण का अंतर अभी बता दिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अनॉक्सी शोषण। इसमें वाव्य शोषण कहा जाता है, इसे अवाव्य शोषण कहा जाता है। इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 जल का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद इसमें ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण नहीं होता है। देखो अंतिम तुमको बता रहे हैं, इसके बाद तुम ध्यान देना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, नो होता है। ये कहाँ होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान दे रहा ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कोशिका दर में होता है। इसको तुम ध्यान से लिखो, समझो, फिर हम आगे तुम सबको हम जो वीडियो जो है इसके पहले जो तुमको जितना क्वेश्चन बताए ना वो सब आप पढ़ेंगे। और उसके आगे थोड़ा आप तुमको देखो यहाँ से चल रहा है चैप्टर 2 का, ये है बायोलॉजी का। रेनो मानव में श्वसन क्रिया का वर्णन करें, मानव में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। आपको हम कल बहुत सारे क्वेश्चन बताए, उसमें भी बता रेनो आपको डेली पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप डेली जब पढ़िएगा ना तो आप डेली रिवाइजिंग कीजिएगा, तब आपका ठोस होगा। नहीं तो एक दिन पढ़िएगा एक दिन नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। तो देखो मानव में श्वसन क्रिया का हम आज वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, नो मानव में श्वसन क्रिया का वर्णन। तो आपका देखिए है उत्तर, भोज्य पदार्थ अर्थात भोज्य मतलब वो खाने वाला पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहा जाता है। आपको कल हम श्वसन की परिभाषा बताएं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कैसे होता है सारा। आज तुम्हारा देखो यहाँ क्या है कि मानव में श्वसन क्रिया का वर्णन करना, आपको कैसे वर्णन करना है। आपको यही क्वेश्चन में पूछ देगा, मानव में श्वसन क्रिया का स्वचित्र वर्णन करें। रे आपको स्वचित्र मतलब हुआ कि आप चित्र बना के उसका वर्णन कीजिए। आपको पूरा नाक का, मुंह का, कानों का, सबका फेस वाला चेहरा का चित्र बना लेना है और उसमें लिखना है कहाँ पे नाक है, कहाँ पे कान है, कहाँ पे मुख है, कहाँ पे दांत है, क्या इस सारी बात को आपको चित्र बना के समझाना है। लेकिन हमने वैसा इस क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको एग्जाम में आ सकता है, लेकिन यह भी आपका मानव में श्वसन क्रिया का वर्णन, सिर्फ इसमें हम चित्र नहीं बताए हैं, बाकी उसका सारा चीज बताए। अगर इसी में आएगा मानव में श्वसन क्रिया का वर्णन करे तो पूरा लिख देना, ठीक। अगर इसी में देगा मानव में श्वसन क्रिया का स्वचित्र वर्णन करे, अगर स्वचित्र वर्णन करने बोला तो तुम्हें चित्र बना के चित्र बना देना है और लिख कर सारा भाषा लिख देना, आंसर यही हो गया। तो अब तुमको यह समझना है कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नो
क्या करते हैं? श्वसन। रे बाबू, आपको हम फिर से समझा रहे हैं, भोज्य पदार्थ मतलब तुम खाना, रोटी, चावल, दूध, दही, जो भी है पदार्थ वो खाएगा। खाने के बाद भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की क्रिया के समय फलस्वरूप अब तुम खाएगा तो बता एनर्जी प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, विटामिन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? कहेगा हाँ सर ये सब प्राप्त होगा। तो वही ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस ऊर्जा जो निर्माण होगा इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? श्वसन। रे बाबू, हम खाना खाए, रोटी, चावल, दूध, मांस, मछली खाने के बाद जो खाने के बाद हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये ग्लूकोज C6H12O6 दिया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसके दोनों को मिलाने से अभिक्रिया कराने से CO2 गैस हमारे शरीर से बाहर होगा, H2O जल, और हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? ऊर्जा। क्या मिल रहा है बाबू? ऊर्जा। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। कौन कौन? देखो, नासा गुहा जिसको बोलेंगे नाक, रे नासिका, नासिका के द्वारा हम सब मनुष्य श्वसन ग्रहण करते हैं। अब तुम जान रहे नासिका किसको कहता है? रे यहाँ पढ़ना है आपको नासा गुहा जिसको बोलेंगे नाक। क्या बोलेंगे? नाक। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। आपका बताइए श्वसन करने का श्वसन अंग आपका महत्वपूर्ण अंग कौन है? नाकों के द्वारा। आप देखें नाक के द्वारा श्वसन ग्रहण करते हैं। अगर आप किसी काम में इतना व्यस्त हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, देखिए आपको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता तो कभी कभी आप मुंह खोल देते हैं, तो मुंह के द्वारा भी ऑक्सीजन लेता है। लेकिन हमारे शरीर का मुख्य अंग है वो नाक। नाक के द्वारा हम श्वसन ग्रहण करते हैं। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। बता हमारे नाकों में, तुम्हारे नाकों में कितने छिद्र पाए जाते हैं? तो बोलेगा सर 2 छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र मतलब होता है छेदा। कितने छेदा तुम्हारे नाकों में पाए जाते हैं? तो बोलना सर 2। जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। वही छिद्र की सहायता से जो हमारे नाक में छेदा जो है, छिद्र जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में नासिका में अंदर हवा प्रवेश करता है, अंदर किया जाता है। तो नासा गुहा की दीवार पे बल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और घुल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकते। रेनो या दीवार पे बाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? बाल। बाल। अब तुम बता, तुम देखना अपने दादा को, अपने पापा को, बड़े बड़े भाई को जिसका उम्र ज्यादा, उसके नाकों में छोटे छोटे नाक के दीवार पे ना बाल पाए जाते हैं। आप कहेगा सर वो बाल क्या है? वो छोटे छोटे जो नाक पे बाल जो पाए जाते हैं उसका काम है कि हवा के साथ जो धूल कण आता है, जीवाणु बैक्टीरिया आता है, उसको वह क्या करता है? रोक देता है। वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करने देता है। इसीलिए बाल होता है। वह इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तुम जाके देखना अपने दादा को, अपने पापा को, बड़े भैया सबको देखना, उसके नाकों में छिद्र में बाल होते हैं छोटा छोटा। वह बाल इम्पोर्टेंट है। किस लिए? कि जब श्वसन ग्रहण करेंगे ना तो हमारे नाक में धूल कण, जीवाणु, बैक्टीरिया प्रवेश ना करेगा। इसके कारण नाक में बाल होते हैं। तो जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। देखो छिद्र पाए जाते, यहाँ से नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। उस छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नसा गुहा की दीवार पर बल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और घुल कण को शरीर के अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। वही बाल जो है हमारे शरीर के अंदर घुलने से क्या करती है? रोकती है। इसका काम है। किसका काम है? नसा गुहा का। अब तुम्हें देखो, एक हो गया, आजा 2 में। 2 में है ग्रसनी। नसा गुहा के आगे घुमाव द्वार संरचना को हम ग्रसनी कहते हैं। रेनो ग्रसनी नसा गुहा के आगे, इस नसा जो है इसके आगे एगो रहता है घुमावदार संरचना।
तुम अंदर में देखना घुमावदार संरचना, उसी को हम वो सब बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं बाबू? ग्रासनी। 3 नंबर में है स्वर नली। 3 नंबर में क्या है नु? स्वर नली। स्वर नली फेरिक्स के पीछे, किसके पीछे? फेरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे हम स्वर नली कहा जाता है। जिसे हम क्या कहा जाता है? स्वर नली। इसे आवाज का केंद्र, इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। रेनो, इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा, फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है, उसे हम ग्लैटिक्स कहते हैं। देखो बात को पकड़ना, या फेरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिससे स्वर नली, रेणु कंठ से आवाज निकलता है। देख रहा, स्वर नली है, आपका कंठ नली है, तो वहां से आवाज स्वर नली के रूप में देखो ध्यान से, जिसे स्वर नली कहा जाता है। फिर से तुमको पढ़ा रहे हैं, फेरिक्स के पीछे चौड़ी, चौड़ी मतलब चौड़ा, नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र, आवाज का देख रहे हैं ना कितना, तो हम सब देखते हैं, कभी कभी तुम सुनता होगा, हम गाना गाते हैं क्लास में, तो कितना मीठा आवाज में तुम सबको गाना सुनाते हैं। रेनो, वही कंठ से आवाज निकलता है, उसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं नो? स्वर नली। केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है, उसे हम ग्लैटिक्स कहते हैं। ग्लैटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है। ग्लैटिक्स के ऊपर क्या होता है? ढक्कन। वो देखना ढक्कन, जैसे मान ले ऐसे है ना, ये है ग्लैटिक्स, इसके ऊपर ढक्कन, ऐसे खुलेगा बंद होगा, ये ऐसे उठेगा बंद होगा, खुलेगा, ये इसी तरह होता है। तो आजा 4 नंबर में ब्रोकाई। क्या है नो? ब्रोकाई। स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम ब्रोकाई कहते हैं। फिर से देखो, स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर क्या भागों में? 2 भागों में, 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोकाई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? ब्रोकाई। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। प्रत्येक भाग में कितना कितना फेफड़ा? एक भाग फेफड़ा होता है। तीसरे, अब देखो तुम्हारा हम सारा पढ़ा दिए, नो मानव में श्वसन क्रिया के बारे में सारा हो गया। अब होने के बाद अब तुमको यहाँ से क्वेश्चन देखो, 2 नंबरा में पूछता है, प्रश्वास किसे कहते हैं? उच्छ्वास किसे कहते हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, 2 नंबर में पूछता है कि आपसे प्रश्वास किसे कहते हैं, उच्छ्वास किसे कहते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझना है। प्रश्वास श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचाना एवं O2 अर्थात ऑक्सीजन को फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिका के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने को हम क्या बोलेंगे? प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते। देखिए एक बार, प्रश्वास, प्रश्वास क्रिया के दौरान हवा का नासिका मतलब हमारे नाकों में हवा गया, हमारे नाकों में हवा, नाक अर्थात नासिका से होते हुए नाक में हवा गया, और नाक से कहाँ जाएगा? फेफड़ा, जिसको लंगस बोलेगा। अब फेफड़ा तक पहुंचना ऑक्सीजन, जब फेफड़ा तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो पहुंचना फेफड़ों की दीवारों में स्थित, अब देखो नाक के द्वारा हम हवा लिए, नाक के रास्ते नासिका होते हुए कहाँ गया? फेफड़ा। अब फेफड़ा में स्थित रक्त कोशिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त कोशिका के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से, किसके सहायता से? हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने को हम प्रश्वास कहते हैं। आपको हम ऐसे याद करा देते हैं, प्रश्वास किसे कहते हैं? बोलना सर, नद नासिका से हवा जब प्रवेश करता है, हवा जब प्रवेश करता है तो जब वह हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, अब फेफड़ों में पहुंचने के बाद जब पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंचने के बाद वह हमारे शरीर में रक्त कोशिका है,
रक्त कोशिका से मिलते हुए हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने को हम प्रश्वास कहलाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से इसको उतारें, उसके बाद हम इसके बाद क्या करेंगे, मिटा के तुमको बताएंगे। जल्दी लिख लिया है ना। अब तुम देखो ध्यान से, उसके आगे थोड़ा सा है जो कि चैप्टर 2 तुमको हम मेन क्वेश्चन तुमको हम बता दे। तो देखो अब की बार है कि जब उसी में नो अभी तुम जो पढ़ा प्रश्वास पर है उसी का कुछ थोड़ा सा है यहाँ पे। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद, अर्थात हम तुमको अभी बताए हमारे नासिका द्वारा, नाकों के द्वारा, जब ऑक्सीजन शरीर के कहाँ प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है। तो देखो जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेनो हीमोग्लोबिन के बारे में हम तुमको कई बार बता चुके हैं। तुम जानता है कि हमारा शरीर सब जो है रक्त लाल जो होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। तो आपको अभी प्रश्वास जो बताया, प्रश्वास किसे कहते हैं, यह सब आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता, जब हमारे नासिका के द्वारा O2 जब अंदर जाता है तो वह किसके साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। तो हीमोग्लोबिन के मिलने से मिलता है तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, ऑक्सी, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और तुमको यह भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का रक्त किसके कारण लाल होता है, याद रखना है तुम्हें, हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन है, किस हीमोग्लोबिन के साथ कौन मिल रहा है, ऑक्सीजन। ये मिलने के बाद देखो दोनों रिएक्शन किया, तो इसी के मिलने के बाद देखो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलने से अभी तुमको बताया है यहाँ पे है, देखो मानव के अर्थात ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। और जैसे हीमोग्लोबिन के साथ कौन मिला, कहेगा सर O2 मिला। O2 के मिलने से ही हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ समीकरण के माध्यम से आप समझेगा, हीमोग्लोबिन और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को जोड़ने का मतलब मिला। मिलने के बाद तुम्हारा यह रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से ही हम इन दोनों के मिलने को क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब तुम पढ़ेगा प्रश्वास पढ़ लिया, अब पढ़ेगा उच्छ्वास। अब तुम देखो श्वसन क्रिया के दौरान, अर्थात जब तुम सांस ग्रहण करता है, नासिका द्वारा श्वसन ग्रहण करता है तो शरीर के सभी कोशिकाओं में, हमारे शरीर में जब श्वसन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका है वो कोशिका में निर्मित क्या निर्मित होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अब फेफड़ा तक आता है, जिसको हम इंग्लिश में फेफड़ा को क्या बोलते हैं, लंगस बाबू। वह कहाँ तक आता है, लंगस में, अर्थात फेफड़ा में आता है। और फेफड़ा उसे CO2 को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में क्या करते, छोड़ देते। तुमको हम बोले नासिका के द्वारा ऑक्सीजन को जब हम अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर ग्रहण करने के बाद वह हीमोग्लोबिन अर्थात हमारे रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर वह क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। अब परिवहन करने के बाद फिर से वह जब ऊपर नीचा से ऊपर बाहर आता है तो वह कौन गैस बाहर आ जाता है, तो CO2 गैस आता है, जो कि क्या है वायुमंडल में वह चला जाता है। तो है देखो उसे वायुमंडल में छोड़ देता है, तो हम CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने के इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उच्छ्वास कहते हैं। जो पूरे प्रक्रिया जितना भी तुम इसमें कार्य हुआ, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, उच्छ्वास कहते हैं। हम फिर से तुम्हारा रिवीजन करवा रहे हैं। देखो उच्छ्वास किसे कहते हैं, बोलना श्वसन क्रिया अर्थात सांस लेने के दौरान शरीर के सभी कोशिका में, हमारे शरीर के जितने भी कोशिका हैं निर्मित, अब कोशिका के अंदर जाएगा तो क्या निर्माण होगा, CO2 गैस निर्माण होगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिया क्या, ऑक्सीजन, किससे मिला, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। उसके बाद शरीर के सभी कोशिकाओं से वह संपर्क करेगा और कौन गैस निर्मित कर देगा, CO2 गैस निर्मित कर देगा। और हीमोग्लोबिन के साथ फिर मिलकर अब फेफड़ा तक आता, वह हीमोग्लोबिन अर्थात खून जो परिवहन होता है, वो परिवहन के रास्ते से वह कहाँ तक पहुंचेगा, लंगस अर्थात फेफड़ा तक पहुंचेगा।
फिर फेफड़ा और उसे CO2 के नाक के माध्यम से, CO2 फेफड़ा कहाँ भेजेगा? नाक, नासिका, और नासिका के माध्यम से अर्थात नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं। जब वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने की इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उच्छ्वास कहते हैं। पूरे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उच्छ्वास। जो हमारे शरीर से अनेक CO2 गैस जो बाहर निकलता है, वायुमंडल में जाके मिल जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। अब देखो, जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आजा समीकरण पे देखो, ये हीमोग्लोबिन है, ये CO2 है, दोनों देखो मिला, हीमोग्लोबिन प्लस यहाँ क्या है? CO2, इसको बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तुमको देखो प्रश्वास में क्या मिला रहे थे? O2 मिला रहे थे। अब की बार क्या मिल रहा है यहाँ पे? CO2 उल्टा। तो हीमोग्लोबिन और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल के काम करेगा, क्रिया करेगा, तो क्या काम हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होगा नो? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम देखो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आपको देखिए हीमोग्लोबिन प्लस CO2 ये दोनों के मिलने से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को दोनों को मिलाने से क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आज तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर 2 का हमने जो मेन VVI क्वेश्चन था उसका हमने क्या कर दिया? रिवाइजिंग करवा दिया। आपको यह जो है एक बार अगर समझ में नहीं आया तो आप इसके बाद दूसरा बार भी देखिए, तीसरा बार, लेकिन आपको ये सब पढ़ना है, ध्यान से समझना है, लिख कर बोल कर तुम्हें इसको बार बार क्या करना है? रिपीट करना है, समझना है। अब जो है आज यहीं तक। अगर तुमको अच्छा वीडियो लगा होगा तो तुम्हें क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद। ठीक है ना?